आज की इस वीडियो में हम बेल्जियम कंट्री में पावर को कैसे शेयर किया गया और जब उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया था तो वहां कंट्री में क्या सिचुएशन थी, लोग किस तरह से एक दूसरे से नफरत करने लगे थे, इन सभी बातों को हमने इस वीडियो में स्टडी करना है। बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा कंट्री बेल्जियम है जिसका एरिया हरियाणा से भी कम और पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन से लगभग आधी है। अब बेल्जियम की लोकेशन एंड साइज के बारे में देखते हैं। इट इज ए कंट्री इन यूरोप स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा से छोटा और यूरोप में पड़ने वाला ये कंट्री है। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करें, ए लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेशन है, जो कि अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से लगभग आधी है। इस कंट्री के अंदर 3 टाइप की कम्युनिटीज रहती थी। उन कम्युनिटीज को हम एथनिक ग्रुप बोलते हैं। एथनिक का मतलब एक पर्टिकुलर थॉट्स वाले जो लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर जो विचारधारा लोगों में डेवलप हो जाती है, उन लोगों को हम एथनिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो एथनिक ग्रुप था बेल्जियम कंट्री का, ये काफी कॉम्प्लेक्स था। इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे था? अगर हम बेल्जियम कंट्री की स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं पूरे कंट्री के अंदर 3 टाइप की लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे। एक तो डच बोलते थे, दूसरे फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे और तीसरे जर्मन स्पीकिंग लोग थे। अगर हम पूरे कंट्री में इन तीनों टाइप की जो लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं उनको देखें तो कैसे होता है, ऊपर वाला जो पार्ट था उसको हम फ्लेमिश रीजन बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम वैलून या वेलोनिया रीजन बोलते हैं। जो फ्लेमिश रीजन था, यहाँ पर डच स्पीकिंग लोग थे जो पूरे कंट्री की 59% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन देते थे, यानी कि डच स्पीकिंग लोग पूरे कंट्री में 59% थे। अब हम फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की बात करें, ये पूरे कंट्री में 40% थे और जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो बेल्जियम कंट्री के ईस्ट वाली तरफ में छोटे से हिस्से में रहते थे और पूरी पॉपुलेशन में उनका 1% पार्ट था। अब यहाँ की जो कैपिटल है जिसको हम ब्रुसेल्स बोलते हैं उसके बारे में देखें। ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो 80% थे और डच स्पीकिंग लोग थे वो 20% थे। अब होता क्या है, यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो हेल्दी थे, वो रिच थे, एजुकेटेड थे और उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी। यहाँ लिखा है जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं दे वर रिच, पावरफुल, वेल्दी एंड मोर एजुकेटेड एज कंपेयर टू द डच स्पीकिंग पीपल। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब ब्रुसेल्स की बात करें, कैपिटल के ऊपर जो कब्जा कह सकते हैं, जो होल्ड कह सकते हैं, वो फ्रेंच लोगों ने किया हुआ था। क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे ब्रुसेल्स के अंदर वो 80% थे। इस सारे को कैसे लिखा हुआ है? 1950s और 60s में क्या होता है, दोनों कम्युनिटी के लोगों को लगा कि उनको ज्यादा पावर चाहिए और जो दूसरा ग्रुप है उनको डोमिनेट कर रहा है। इसी वजह से दोनों ग्रुप्स के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, टेंशन आ जाती है। देयर वाज ए टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। जो ये टेंशन आती है इसकी वजह से क्या होता है, सिचुएशन इन ब्रुसेल्स वाज मोर एक्यूट और जो इसकी कैपिटल है उसके अंदर तो सिचुएशन और भी ज्यादा एक्यूट बन जाती है, यानी कि टेंस बन जाती है। व्हाट कुड हैपन, बेल्जियम में क्या हो सकता था? यहाँ पर देखें तो जो डच स्पीकिंग पीपल हैं पूरे कंट्री की पॉपुलेशन में वो मेजोरिटी रखते हैं, लेकिन कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का होल्ड था। ऐसी सिचुएशन में कुछ गलत भी हो सकता था, जैसे डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक मेजोरिटी। पूरे कंट्री में जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो काउंटिंग में ज्यादा थे, वो अपनी मेजोरिटी से कुछ भी कर सकते थे। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती थी, could force its will on French and German speaking people। जो डच स्पीकिंग लोग थे वो अपनी मेजोरिटी फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों के ऊपर थोप सकते थे। तीसरा क्या हो सकता था, दिस वुड इंटेंस द सिचुएशन। इससे पूरे कंट्री के अंदर जो सिचुएशन थी वो ज्यादा क्रिटिकल बन सकती थी। इसका रिजल्ट क्या निकल सकता था? इसका रिजल्ट ये हो सकता था कि जो पूरा कंट्री है 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता था। दिस कुड लीड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इससे कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता एंड बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल्स और दोनों जो साइड हैं ब्रुसेल्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती।
अब उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? सबसे पहले तो उन्होंने अपनी कंट्री को स्टडी किया और ये पाया कि पूरे कंट्री के अंदर डाइवर्सिटीज हैं, लैंग्वेज के बिहाफ के ऊपर, रीजन के बिहाफ के ऊपर और थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं रिलीजन के बिहाफ के ऊपर। इसी वजह से जो कंट्री के अंदर सिचुएशन थी उसको समझना जरूरी था। उस सॉल्यूशन को पाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? नंबर 1, दे रिकॉग्नाइज्ड रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने पाया कि पूरे कंट्री में क्षेत्रीय और कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं। दूसरा, अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन 1970 एंड 1993। उन्होंने इस सिचुएशन से बचने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 और 1993 के बीच में 4 टाइम अमेंड किया, यानी कि उसके अंदर सुधार किए। दे डिसाइडेड टू लिव इन द सेम कंट्री, और लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया वो उसी कंट्री में रहेंगे विद एन अरेंजमेंट। उन्होंने कहा कंट्री में हम तभी रह सकते हैं जब हम कुछ अरेंजमेंट्स करें, यानी कि लोगों के बीच में जो टेंशन है, इनके जो कारण है उनको रिमूव किया जाए। कैसे किया जाए? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने डिसाइड किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरे कंट्री की जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उसमें से आधे फ्रेंच स्पीकिंग होने चाहिए और आधे डच स्पीकिंग होने चाहिए। नो सिंगल कम्युनिटी मेक एनी लॉ, और कोई भी कम्युनिटी अकेली कोई कानून नहीं बनाएगी। अगर कंट्री के अंदर नया लॉ बनाना है तो दोनों कम्युनिटीज को मिलकर बनाना होगा, एक कम्युनिटी ऐसा नहीं कर पाएगी। सेकंड, उन्होंने क्या किया? 2 स्टेट गवर्नमेंट्स, और उन्होंने पूरे कंट्री के अंदर 2 स्टेट गवर्नमेंट बनाई फॉर द 2 रीजन्स, यानी दोनों रीजन्स के लिए। एंड द 2 गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये दोनों गवर्नमेंट जो बनेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करेंगी। ये दोनों गवर्नमेंट ऑटोनोमस टाइप की गवर्नमेंट बनेगी। तीसरा, उन्होंने क्या किया? ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, और जो कैपिटल है उसके अंदर एक तीसरी टाइप की उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उसको डेवलप किया। उस गवर्नमेंट में क्या था? इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे पूरे कंट्री की गवर्नमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे उनको इक्वल रखा गया, इसी तरह जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल है उसके अंदर जितने भी लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो डच और फ्रेंच दोनों इक्वल होंगे नंबर के अंदर। ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट उन्होंने और बनाई अपने कंट्री के अंदर। उस गवर्नमेंट को कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब जो 3 टाइप की लैंग्वेजेस बोलने वाले जो लोग रहते हैं वो तीनों मिलकर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो अपने अपने कल्चर, अपने अपनी लैंग्वेज और अपने अपनी एथनिसिटी को बचा कर रखें और उसको अपने अपने एरिया के अंदर उसको प्रोपेगेट करें, उसका प्रचार करें। कैसे है कम्युनिटी गवर्नमेंट? डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लोग होंगे उस गवर्नमेंट के अंदर। तीनों टाइप के जो लोग होंगे वो अपनी अपनी क्या चीज बचाएंगे? अपने अपने कल्चर को बचाएंगे, और जो एजुकेशन के लिए जो बुक्स पब्लिश होती हैं, प्रिंट होती हैं, उनको अपनी अपनी लैंग्वेजेस में प्रिंट करवा सकते थे। और अपनी अपनी लैंग्वेजेस से रिलेटेड कोई भी कारण बनता है, इश्यू बनता है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी, ताकि कंट्री के अंदर किसी भी टाइप का विवाद बने तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट उस विवाद को सॉर्ट आउट कर दे। अब लास्ट में देखते हैं जो बेल्जियम का मॉडल था, 3 टाइप की गवर्नमेंट थी। अजीब लगता है सुनने में, लेकिन फिर भी ये जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल जो बेल्जियम के लोगों ने आपस में डिसाइड करके इसको इंप्लीमेंट किया, एक नई टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन था पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसने बहुत अच्छे से वर्क किया। इट वर्क प्रॉपरली, और इसकी वजह से पूरा जो कंट्री था उसके अंदर पीस एस्टेब्लिश हो जाती है। और ये जो कंट्री था एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लगने लगा था ये कंट्री 2 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। दो द मॉडल वाज कॉम्प्लिकेटेड इन बेल्जियम बट इट वर्क प्रॉपरली। इस मॉडल की वजह से बेल्जियम कंट्री के अंदर बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट डेवलप होता है, और इसी एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट होकर यूरोप की कंट्रीज ने जब अपने लिए एक पार्लियामेंट यानी कि यूनियन बनाने की सोची तो बेल्जियम की कंट्री ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुना। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना जो बेल्जियम कंट्री है उसमें क्या कमी थी, किस वजह से वहां का एटमॉस्फेयर इंटेंस बना हुआ था और उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।
टिल देन हैव ए नाइस डे।